ना जाने अमर जी को क्या हो गया था। इतनी बड़ी आलीशान कोठी, कार, नौकर चाकर, रुपया पैसा देखते ही चौंधिया गए थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके भाग्य में इतनी दौलत आएगी कि जिसे समेटने के लिए उन्हें स्वार्थ के दरवाजे खोलकर ज्ञान के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। मुझे जीवन साथी की ज़रूरत है पापा, दौलत पर पहरा देने वाले पहरेदार की नहीं। जानवी ने साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। अमरजीत देहरादून से लौट कर आए तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। हमेशा दरवाजे पर स्वागत करने वाली जानवी आज कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैसेज तो उन्होंने देहरादून से चलने से पहले ही उसके मोबाइल पर भेज दिया था। क्या उसने पढ़ा नहीं? लेकिन वे तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, चलने से पहले मैसेज कर देते हैं। और उनकी लाडली बेटी जानवी दरवाजे पर मिलती है। उसका हंसता चेहरा देखते ही वे अपनी सारी थकान, सारा अकेलापन पल भर में भूल जाते हैं। अमर जी का मन उदास हो गया। कहाँ गई होगी जानवी? मोबाइल भी घर पर छोड़ गई। किससे पूछे वे? और उन्होंने एक एक करके सारे नौकरों को बुला लिया, पर किसी को पता नहीं था कि जानवी कहाँ है। सबका एक ही जवाब था, सुबह घर पर थी, फिर पता नहीं बिटिया कहाँ गई। अमर जी ने जानवी का मोबाइल चेक किया। उनका मैसेज उसने पढ़ लिया था। फिर भी जानवी घर में नहीं रही। क्या होता जा रहा है उसे? पिछले कई महीनों से वे देख रहे हैं जानवी में कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं। न वह उनके साथ उतना लाड़ करती है, ना उन्हें अपने मन की कोई बात ही बताती है, और ना ही अब उनसे कुछ पूछती है। पिछली बार जब वे देहरादून जा रहे थे तो उन्होंने कितना पूछा था, क्यों बेटे, तुम्हें कुछ मंगवाना है वहाँ से? तो बस केवल सिर हिलाकर उसने न कर दी थी और वहाँ से चली गई थी। पहले जब वे कहीं जाते थे तो कैसे उनके गले में बाहें डालकर लटक जाती थी और मचल कर कहती थी, पापा जल्दी आ जाइएगा, इतने बड़े सूने घर में हमारा मन नहीं लगता। उनका भी कहाँ इस घर में मन लगता है। ये तो जानवी ही है जिसके पीछे उन्होंने इतने बरस हंसते हंसते काट दिए हैं और अपनी पत्नी सुधा को भी भुला बैठे हैं। जब जब वे जानवी को देखते हैं उन्हें हमेशा यही संदेह होता है, सुधा लौट आई है, और वे अपने अकेलेपन की खाई को जानवी की प्यारी प्यारी बातों से पाट देते हैं। एक दिन जानवी भी तो पूछ बैठी थी, पापा मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी? हाँ बेटा, बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बिल्कुल तेरी तरह। वे आपसे रूठती भी थी? हाँ बेटा, मेरी तरह। आज तुम्हें क्या हो गया है जानवी? ये सब तुम्हें किसने बताया है? वे नाराज़ हो गए थे। 12 नंबर कोठी वाली सुमित्रा चाची है ना, उन्होंने कहा था। मम्मी बहुत अच्छी थी, आप उनकी बात नहीं मानते थे तो वे रूठ जाती थी। जानवी बड़े भोलेपन से बोली थी, तू वहाँ मत जाया कर बेटी, अपने घर में क्यों नहीं खेलती? कितने खिलौने हैं तेरे पास? उन्होंने प्यार से समझाया था। वहाँ अनुज है ना, वो मेरे साथ कैरम खेलता है, बैडमिंटन खेलता है। यहाँ मेरे साथ कौन खेलेगा? आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। वह रुआसी हो आई थी। वे उस छोटी सी बेटी को कैसे बताते कि उसकी मम्मी उनसे क्यों रूठ जाती थी। वे तो आज तक अपने को कोसते हैं कि सुधा की वे कोई भी इच्छा पूरी ना कर सके। कितनी स्वाभिमानी थी वह। इतनी बड़ी जायदाद की भी उसकी नज़र में कोई कीमत ना थी। हमेशा यही कहती थी कि सुख भी किस काम का, जिससे हमेशा ये एहसास होता रहे ये हमारा अपना नहीं, किसी का दिया हुआ है। ये जो आज इतना बड़ा राजपाट है, ये सब उन्हें सुधा की बदौलत ही तो मिला था। लेकिन सुधा ने कभी इस राजपाट को प्यार नहीं किया। ना जाने अमर जी को क्या हो गया था। इतनी बड़ी कोठी, कार, नौकर चाकर, पैसा देखते ही चौंधिया गए थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके दामन में इतनी दौलत आ जाएगी जिसे समेटने के लिए उन्हें स्वार्थ के दरवाजे खोलकर ज्ञान के दरवाजे बंद कर देने पड़ेंगे। बहुत बड़ा बिजनेस था सुधा के बाबूजी का। कितने ही लोग उनके ऑफिस में काम करते थे। अमर जी भी वहीं काम करते थे। वे बहुत ही स्मार्ट, होनहार और ईमानदार व्यक्ति थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने सुधा के बाबूजी का मन जीत लिया था। अमर जी से उनकी कोई बात छिपी नहीं थी और अमर जी भी उनकी बात को अपनी बात समझकर ना जाने पेट के किस कोने में रख लेते थे, जिसे कोई जान तक नहीं पाता था। सुधा की माँ ने एक दिन पति को सुझाव दिया, क्यों जी,
तुम तो दिन रात अमर की तारीफ करते हो। अगर हम अपनी सुधा की शादी उनसे कर दे तो कैसा रहेगा? गरीब घर का लड़का है, अपने घर रह जाएगा। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था। मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा कारोबार भी संभाल ले और हमारी बेटी भी हमारे पास रह जाए। सुधा के बाबूजी ने बात का समर्थन किया था। मेरी चिंता दूर हुई। ले देकर एक ही तो संतान है, वही आंखों से दूर हो जाए तो यह तामझाम किस काम का? लड़का हीरा है, हीरा। चरित्रवान है, स्मार्ट, मेहनती, ईमानदार। ये समझ लो चिराग लेकर ढूंढने में भी ऐसा लड़का हमें नहीं मिलेगा। तो बात पक्की कर लो, ये जरूर जतला देना, घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। उसे मंजूर हो तो बस चटमंगनी पट ब्याह वाली बात कर ही डालो। सुधा की माँ ने पुलकित होकर कहा था। बात पक्की हो गई। बड़ी धूमधाम से सुधा और अमर की शादी हुई थी। अमर के पांव धरती पर नहीं पड़ते थे। पहले तो ऑफिस में काम करने वाले सभी साथियों ने ईर्ष्या की थी, लेकिन धीरे धीरे वे सब के लिए छोटे मालिक हो गए थे। सुधा के बाबूजी तो जैसे उन्हें पाकर पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे। धीरे धीरे सारा बिजनेस ही उन्होंने अमर जी को सौंप दिया था। सुधा भी उन जैसा पति पाकर गर्व से फूल उठी थी और मन ही मन उसने अपने माता पिता की बुद्धि को सराहा भी था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन बाद में सुधा महसूस करने लगी थी कि जैसे बाबूजी ने दामाद नहीं गुलाम खरीदा हो। अमर सोए हो या उससे प्रेमालाप कर रहे हो, बस बाबूजी का एक बुलावा आया नहीं कि वे उठकर चल देते। ऐसे में सुधा प्यार से उन्हें समझाती और कहती, बाबूजी से कह क्यों नहीं देते कि वक्त बेवक्त ना बुलाया करे। अरे भाई, काम होता है तभी तो बुलाते हैं, और काम कोई वक्त देखकर तो नहीं आता। अमर भी प्यार से जवाब देते। पहले भी तो वे स्वयं काम संभालते थे, अब क्यों नहीं संभालते? सुधा उखड़ जाती। इसीलिए तो उन्होंने तुम जैसी पत्नी का मुझे पति बना दिया है, ताकि मैं उनका बोझ हल्का करूं। अमर हंसकर टाल देते। फिर उन्हें बेटी देने की क्या ज़रूरत थी? बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें रुपए से खरीदा भी जा सकता था। तुम नहीं बोल सकते तो मैं बाबूजी से कहूँगी कि आप साथ साथ काम करने के लिए कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। सुधा नाराज़ हो जाती। तुम तो बहुत भावुक हो जाती हो सुधा। जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने घर का आदमी काम कर सकता है, कोई दूसरा करेगा क्या? वे जवाब देते, ये क्यों नहीं कहते कि तुम बिक गए हो? तुम्हें पत्नी की नहीं, सिर्फ दौलत की ज़रूरत थी। और सुधा फफक कर रो पड़ी थी। अमर कितने ही प्यार से क्यों न समझाते, लेकिन सुधा को ये कतई पसंद नहीं था कि वे घर दामाद बनकर रहें। वह हमेशा यही कहती थी, घर का दामाद तो पालतू कुत्ते की तरह होता है, जो टुकड़े खाकर दिन रात वफादारी करता है। तुम क्यों नहीं अलग घर ले लेते? तुम जैसे भी रखोगे मैं उसी तरह रहूँगी। तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। मुझे ये तो एहसास रहेगा मेरा अपना घर है, तुम मेरे हो। यहाँ तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बाबूजी की दया पर पल रहे हैं। और तुम भी सोचते होगे कि यदि मैंने कहीं विद्रोह किया तो बाबूजी रोजी ही छीन ना ले। ना जाने तुम क्यों गलत ढंग से सोचने लगी हो। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं सुधा। तुम पहले भी तो इस घर में रहती थी, तब तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती थी? तब मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की हमेशा अपने नए संसार बसाने के सपने देखती है। एक ऐसे पति का सपना जो उसे घर देगा, उसके सुख दुख का भागीदार होगा और वह उसके हर सुख दुख की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेगी। बताओ, क्या दिया तुमने मुझे अपनी ओर से? बाकी सब छोड़ भी दे तो प्यार और विश्वास भी तुम नहीं दे सके। जिस समय भी मेरे पास होते हो तुम्हें यही ख्याल रहता है कि बाबूजी के कहे काम सब पूरे हो गए कि नहीं। कहीं वे ये ना सोचे शादी होते ही लापरवाह हो गया है। इसी तरह तकरार और प्यार साल दर साल छलांगे लगाते निकल रहे थे। सुधा की गोद में जानवी भी आ गई थी। जानवी को पाकर सुधा काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई थी। उन्होंने सोचा था सुधा जानवी को पाकर तनाव से शायद स्वतंत्र हो गई है, लेकिन यह उनकी भूल थी। जानवी जैसे जैसे बड़ी होती गई, सुधा की खामोशी बढ़ती गई। वह हमेशा देखती जानवी की हर ज़रूरत बाबूजी पूरी करते हैं। उसका भविष्य कैसे संवारना है ये भी बाबूजी सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने उसके लिए सोचा था। अमर ने तो एक दिन भी ये महसूस नहीं किया कि पिता का अपनी संतान के लिए क्या कर्तव्य होता है। सुधा की ज़रूरत बाबूजी आकर पूछते,
अमर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस उन्हें यही संतोष था कि बाबूजी के होते उन्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, या बाबूजी उन पर कितने खुश हैं, क्योंकि उन्होंने उनका कारोबार और बढ़ा दिया था। सुधा की हर बात चिकने घड़े पर पड़े पानी की तरह उनके ऊपर से फिसल जाती थी। एक दिन बेहद गुस्से में सुधा ने कहा था, इन ऐशो आराम जिंदगी की खातिर तुमने अपने आप को बेच दिया है, अपनी आज़ादी, अपने आदर्शों तक को दांव पर लगा दिया है। तुम सुखी रहो इसलिए तो यह सब किया है मैंने, वरना मैं अकेला तो 2 रोटी और 2 कपड़ों में ही खुश था। यदि तुम्हारी खुशी के लिए स्वयं मुझे भी बिकना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा सुधा। अमर ने हंसकर बात टालनी चाही थी। मेरा नाम लेकर झूठ मत बोलो। तुम जानते हो कि इस पैसे की दुनिया से मुझे कभी प्यार नहीं रहा, जहाँ आदमी आज़ादी से अपनी कोई इच्छा ही पूरी ना कर सके, जहाँ आगे पीछे नौकरों की फौज खड़ी हो। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अलग ले जाओ ताकि मैं अपना छोटा सा संसार बना सकूँ और सोच सकूँ, ये घर मेरा है, जहाँ सुकून हो, जहाँ तुम हो, हमारी बच्ची हो और मैं हूँ। और सुधा रो पड़ी थी। ठीक है सुधा, मैं वादा करता हूँ हम उसी तरह रहेंगे जैसे तुम चाहती हो। मैं बाबूजी से ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने सुधा को प्यार से थपथपा दिया था। जब सुधा ने देखा कि ये तकरार भी चिकने घड़े की बूंद बन गई है तो वह हमेशा के लिए चुप हो गई। शायद उसने जो है सो ठीक है समझकर ही संतोष कर लिया था। दूसरे बच्चे के समय सुधा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों की भीड़ भी उसे नहीं बचा सकी थी। तब यही अमर जाह्नवी को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने मन ही मन सुधा से कितनी बार माफ़ी मांगी थी और वादा किया था, तुम्हारी जाह्नवी की मैं हर इच्छा पूरी करूँगा। मैं स्वयं उसका ख्याल रखूँगा, उसे माँ बनकर पालूँगा। कितना स्नेह और ममत्व उन्होंने अपनी बेटी को दिया था। उसके उठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान वे खुद रखते थे। बाहर जाना भी कितना कम कर दिया था। लेकिन कभी कभी जब जाह्नवी उन्हें टकटकी लगाए देखने लगी तो ना जाने क्यों वे सिहर उठते थे। उन्हें महसूस होता ये निगाहें जाह्नवी की नहीं सुधा की है, जो उनसे कुछ कहना चाह रही है। तो वे घबराकर ये पूछ बैठते, कुछ कहना है बेटी? कुछ नहीं पापा। जब जाह्नवी कहती तो उनकी सांस की गति ठीक होती। समय के साथ जाह्नवी बड़ी हुई। सुधा के माता पिता का साथ छूटा। सारा कारोबार फिर एक बार अमर जी पर आ पड़ा। ये वही जिम्मेदारी थी जो किसी को नहीं दी जा सकती थी, और फिर धीरे धीरे वे पहले की तरह व्यस्तता के बीच खोने लगे थे। एक दिन जब वे काफ़ी रात गए घर लौटे थे तो ये देखकर हैरान हो गए थे कि जल्दी सो जाने वाली जाह्नवी आज बालकनी में खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी। वे हैरानी से बोले थे, सोई क्यों नहीं? आप जल्दी क्यों नहीं आते? अकेला मेरा मन नहीं लगता। जाह्नवी गुस्से में थी। मेरा बहुत काम होता है इसलिए देर हो जाती है। आज कोई पहली बार तो मैं देर से नहीं आया, उन्होंने प्यार से समझाया था। इतनी रात तक किसी का काम नहीं होता। आप झूठ बोलते हैं। आप पार्टियों में जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, इसलिए आपको देर हो जाती है। जाह्नवी, वे नाराज़ हो गए थे। डांटिए मत, मैं कॉलेज से देर से आऊँगी तब आपको अच्छा लगेगा, वह भी सख्ती से बोली थी। मैं कह देती हूँ, अब आप देर से आएंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और वह पैर पटकती हुई चली गई थी। वे हैरान से खड़े देखते रह गए थे। सुधा और जाह्नवी में कितनी समानता है। वह अगर हवा का तेज झोंका थी तो यह सब कुछ हिला देने वाली तेज आंधी। कुछ दिन तक तो वे समय पर घर पहुंचते रहे थे, लेकिन क्रम टूटते ही घर में तूफान आ जाता था। एक बार तो जाह्नवी ने हद कर दी थी। रामू काका के बार बार खाने के लिए बुलाने पर उसने खाने की टेबल ही उलट कर रख दी थी और चिल्लाकर कहा था, मैं अर्चना चाची के यहाँ जा रही हूँ, वकील साहब के साथ चेस खेलूंगी, पापा से कह देना जिस समय मेरा मन होगा मैं वापस आऊँगी, मुझे वहाँ लेने आने की कोई ज़रूरत नहीं। और वह दंदनाती हुई चली गई थी। जब अमर को पता चला तो वे चाह कर भी उसे लेने नहीं जा सके थे। उन्हें डर था, ज़िद्दी लड़की है, कहीं कहीं ड्रामा ना शुरू कर दे। रात के 11:30 बजे के करीब वकील साहब का बेटा विवेक उसे छोड़ने आया था, तो वह बिना उन्हें देखे अपने कमरे में चली गई थी।
पीछे पीछे भारी कदमों से उन्हें उसके कमरे में जाना पड़ा था। खाना नहीं खाओगी बेटी? मैंने खा लिया है, वह लापरवाही से बोली थी। तुम वकील साहब के यहाँ रात को क्यों गई थी? उन्होंने सख्ती से पूछा था। आप भी तो वहाँ जाते हैं, वे भी हमारे घर आते हैं। वह भी सख्त हो गई थी। वे मेरे दोस्त हैं बेटी, तुम समझती क्यों नहीं? तुम अब बड़ी हो गई हो। रात को अकेले तुम्हें। आगे वे बात पूरी नहीं कर सके थे। मैं वहाँ जरूर जाऊँगी। विवेक मुझे घुमाने ले जाता है, मेरा ख्याल रखता है, वह भी मेरा दोस्त है। जब आपको फुर्सत नहीं मिलती तो मैं अकेली क्या करूं? इतना सुनते ही उनका सिर चकराने लगा था। इन बातों का तो उन्हें पता ही नहीं था। वे तो अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि बाहर क्या हो रहा है कुछ जानते ही न थे। वकील साहब जरूर उन्हें कभी कभी खींचकर पार्टियों में या क्लब में ले जाते थे। फिर उन्हें यह भी जानकारी मिली थी कि जानवी विवेक के साथ पिक्चर देखने भी जाती है, तो वे बड़े परेशान हो गए थे। पहले तो उन्हें जानवी पर गुस्सा आया था कि कभी मुझसे पूछती तक नहीं, लेकिन फिर वे स्वयं पर भी नाराज़ हो उठे थे। उन्होंने ही बेटी से कब कुछ जानना चाहा था। जानवी कुछ और सयानी हो गई थी। उन्होंने भी सोचा था विवेक अच्छा लड़का है, अगर जानवी उसे पसंद करती है तो वे उसकी इस खुशी को ज़रूर पूरा करेंगे। जानवी के सिवा उनका है ही कौन? ये घर, ये सारा बिजनेस किसी को तो संभालना है। फिर विवेक तो बड़ा ही होनहार लड़का है। और वे निश्चिंत हो गए थे। अब वे जानवी से हमेशा विवेक के बारे में पूछा करते थे। वे ये भी देख रहे थे कि जानवी धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। एक दिन बातों बातों में जानवी ने कहा था, पापा आप क्यों नहीं किसी को अपने विश्वास में ले लेते हैं? उसे सारा काम समझा दीजिए तो आपका कुछ बोझ तो हल्का हो ही जाएगा। आपको कितना काम करना पड़ता है। हाँ बेटा, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था, पहले तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, फिर बिजनेस का बोझ भी अपने ऊपर से उतार फेंकूं। अब मैं भी बहुत थक गया हूँ बेटी। आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों नहीं बना देते? उससे जितना भी लाभ हो गरीबों की सहायता में लगा दिया जाए। गरीबों के लिए एक अस्पताल बनवा दीजिए, एक स्कूल खुलवा दीजिए। इतने पैसों का आप क्या करेंगे? बेटी अपना हक यूँ बांट देना चाहती हो? वे हैरानी से बोले थे। मैं भी इतना पैसा क्या करूँगी? आदमी की ज़रूरतें तो सीमित होती हैं और उसी में उसे खुशी होती है। इतना पैसा किस काम का जो किसी दूसरे के काम न आ सके, बैंकों में पड़ा पड़ा सड़ता रहे। सब बांट दीजिए पापा। कैसी बातें करती हो? मैंने सारी ज़िंदगी क्या इसी के लिए खून पसीना एक किया है कि मैं कमाकर लोगों में बांटता फिरूं? तुम नहीं जानती मैंने इसी बिजनेस को बढ़ाने की खातिर क्या कुछ खोया है। मुझे सब पता है पापा, इसलिए तो कहती हूँ आप समेटते समेटते फिर कुछ ना खो बैठे। एक बार बांट कर तो देखिए, आपको कितना सुख मिलता है। जो खुशी दूसरों के लिए कुछ करके हासिल होती है वो खुद के लिए समेट कर नहीं होती। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी सहेली छाया के पापा भी तो यही कहते हैं। देखिए ना, वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। वे हमेशा यही कहते हैं, बस जितने की मुझे ज़रूरत होती है मैं रख लेता हूँ, बाकी दूसरों को दे देता हूँ, ताकि मेरे साथ साथ दूसरों का भी काम चलता रहे। वे बेटी का मुंह देखते रह गए थे। अच्छा हुआ जानवी ने बात खोल दी, नहीं तो वे कितनी बड़ी गलती कर बैठते। नहीं नहीं, उन्हें तो ऐसा लड़का चाहिए जो कारोबार को संभाल सके। वे इस तरह अपनी दौलत को कभी नहीं लुटाएंगे। और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी तरफ से तलाश शुरू कर देंगे। ये काम जल्दी ही करना होगा। जल्दी काम करने का नतीजा भी जानवी की नज़रों से छिपा नहीं रहा। अमर जी के ऑफिस की टेबल पर उसने जब कई लड़कों के फोटो देखे तो वह सब कुछ समझ गई थी। उसी दिन वे देहरादून जाने वाले थे। जानवी ने सब कुछ देखने के बाद केवल इतना ही कहा था, पापा आप इतनी जल्दी ना करें तो अच्छा है। तो मेरे फैसले पर कोई ऐतराज़ है? तुम्हें मेरे फैसले पर कोई ऐतराज़ है? मेरा अपना भी तो कोई निर्णय हो सकता है, उसने दृढ़ता से कहा था। मुझे तुम्हारे फैसले पर ऐतराज़ नहीं जानवी बेटी। विवेक मुझे भी पसंद है, लेकिन मेरी भी तो कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं। तुम जानती हो विवेक को शादी के बाद। आप पहले देहरादून हो आइए, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। उसने उनकी बात काट दी थी। वे निश्चिंत होकर चले गए थे और आज वापस आए थे, लेकिन दरवाजे पर इंतज़ार करती जानवी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वे तेज़ी से उसके कमरे में गए। शायद उसने कोई मैसेज छोड़ा हो, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं था। सब कुछ व्यवस्थित था। तभी रामू काका ने आकर धीरे से कहा,
जानवी बिटिया आ गई है। जानवी जब उनके सामने आकर खड़ी हुई थी तो वे उसे अपलक देखते रह गए थे। इन 7 दिनों में जानवी को क्या हो गया है? लगता है जैसे इतने दिनों तक सोई ही ना हो। कहाँ गई थी बेटी? सुभाष जी के यहाँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने बुलवा भेजा था। माँ? कौन माँ? वे हैरान थे। सुमित्रा चाची, यानी कि माँ। अनुज की भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं यही बताने आई थी। कहीं आप चिंता न करने लगे। मुझे अभी फिर वापस जाना है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, दोनों बीमार हैं। शायद मुझे रात को भी वहीं रुकना पड़े। उनका नौकर उनकी वे बात पूरी नहीं कर सके थे। जितनी सेवा कोई अपना कर सकता है उतनी सेवा क्या नौकर करेगा? मेरा मतलब तो आप समझ गए हैं ना। मैंने कहा था ना पापा, मेरा भी कोई फैसला हो सकता है। और वकील साहब का बेटा विवेक? वे हैरान थे। वह तो बचपन की पगडंडियों पर लुका छिपी खेलने वाला दोस्त था, जो जवानी के मोड़ पर आकर आपकी दौलत से भी आंख मिचौली खेलना चाहता था। मुझे जीवन साथी की ज़रूरत है पापा, दौलत पर पहरा देने वाले पहरेदार की नहीं। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों से दुख हो रहा है, लेकिन ये भी तो सोचिए, बेटी के जीवन में एक वह भी समय आता है जब वह पापा का घर छोड़कर पति के घर जाने के लिए आतुर हो जाती है। इसी में उसे ज़िंदगी का सुख मिलता है। माँ बाप की तो यही खुशी होती है कि बेटी अपने घर में सुखी रहे। आप अनुज को भी बचपन से जानते हैं, वही मेरी पसंद है। अब आप भी अपना निर्णय बदल डालिए, इसी में मेरी खुशी है और आपका सुख। और वह जाने को तैयार हो गई। रुक जाओ बेटी, मुझे तुम्हारा निर्णय मंजूर है। तुमने तो एक साथ मेरे 2-2 बोझ हल्के कर दिए हैं, बेटी का बोझ और धन का बोझ। इसे भी अपनी मर्जी से ठिकाने लगा देना बेटी, जिससे कईयों को खुशियाँ मिलती रहे। कहते कहते उनकी आंखें गीली हो गई थी। पापा, वह भागकर बड़ी मुद्दत से प्यार से पापा के सीने से लगकर रो पड़ी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।